हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार क्लासेस फॉर यू में। बच्चों, हमने पिछले क्लास में द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ, इसको कैसे बनाना है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं बीजांड कोष। क्या बनाते हैं? बीजांड कोष अर्थात भ्रूण कोष बनाते हैं। ठीक है, ये होता है भ्रूण कोष। भ्रूण कोष में हमने क्या बताया था, ये जो नीचे की ओर मुख्य कोशिका होती है वह वृद्धि करके निलंबक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? निलंबक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये निलंबक कोशिका में परिवर्तित हो गई। निलंबक कोशिका में परिवर्तित होने के पश्चात इसमें होता क्या है, इसमें लगातार क्या बेटा, लगातार क्षैतिज तथा कैसा, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। देखो हो क्या रहा है, देखो पहले ऐसे विभाजन होगा बेटा। ठीक है, ऐसे विभाजन कोशिकाओं में होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद इसमें लगातार ऐसा विभाजन भी होने लगता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो ऐसे विभाजित होंगी बेटा, तो ये ऐसे ऐसे जाके द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण करेंगे। द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, आइए हम आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण के परिवर्धन में होता क्या है कि इसका जो बीज होता है उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो बीज पत्र कैसे होता है देखिए, समझते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें हर जगह पूरा मध्य में पूरे क्या भरा होता है बेटा, कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो कोशिकाएं, ये कोशिका बेटा पूरी कोशिका से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो आप हर जगह पूरा ऐसे ऐसे कोशिका से इसको भर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा भरिएगा बोर्ड में। ठीक है, इसको पूरा ऐसे ऐसे भर देंगे। उसके बाद ये किनारे वाले, ये देखो, ये और ये क्या, एक फलक बना रहे हैं। कितने फलक हो जा रहे हैं? दो फलक हो जा रहे हैं। कितने फलक हो जा रहे हैं? दो फलक हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? दो फलक हो जा रहे हैं। और इन्हीं फलकों को, एक इसको और एक इसको, कहते हैं बीज पत्र। क्या कहेंगे? बीज पत्र। क्या कहेंगे? बीज पत्र। अब यहां पे हम देख रहे हैं बेटे, एक फलक ये हो गया और एक फलक हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विबीज पत्र। क्या कहेंगे? द्विबीज पत्र कहेंगे। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन होता है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये होती है निलंबक कोशिका, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा? निलंबक कोशिका। और निलंबक कोशिका से थोड़े ऊपर एक महत्वपूर्ण कोशिकाएं पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं विशेष प्रकार की सघन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और ऊपर की तरफ यहां पे पाया जाता है प्रांकुर। क्या पाया जाता है? प्रांकुर पाया जाता है। तो अब बेटा होता क्या है, मूलांकुर और प्रांकुर क्या होता है? मूलांकुर जो होता है वह मूल अर्थात जड़ का निर्माण करता है। क्या? जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। प्रांकुर प्रहरों अर्थात तनों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तनों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रांकुर क्या करता है बच्चों? प्रारोह, तने को प्रारोह भी कहते हैं। ठीक है, प्रारोह अर्थात तनों का निर्माण करता है प्रांकुर। मूलांकुर क्या करता है? मूलांकुर जड़ों का निर्माण करता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी यह देखा होगा कि जैसे ही हम चने का बीज लाते हैं या फिर चने को जब हम भूमि में डालते हैं उगाने के लिए, तो होता क्या है बेटा कि ये जो बीज होता है ये ऊपर बीच में टंग जाता है और एक नीचे और ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ निकलती है कनखा और एक नीचे की तरफ कलिका निकलती है। तो नीचे की तरफ बेटा जो कलिका निकलेगी यही कहलाती है मूलांकुर। क्या कहलाती है? मूलांकुर कहलाती है। और यही किसका निर्माण करेगी? जड़ का निर्माण करेगी। और ऊपर की तरफ जो निकलता है उसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। और परांकुर किसका निर्माण करता है? तने का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा बच्चों? तने का निर्माण करता है। तो बच्चों ये था
द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। क्या था? द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अर्थात हमने आपको इसको समझा दिया। अब आप ऐसे ही फिगर बना के बच्चों इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि भ्रूण कोष क्या होता है। क्या भ्रूण कोष क्या होता है? चलिए हम आपको बता रहे हैं कि भ्रूण कोष क्या होता है। जब बीजांड में हमने ये बताया था कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो एक ही बीजांड में कभी कभी द्विनिषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विनिषेचन हो जाता है। ये होता है भ्रूण कोष। क्या होता है? भ्रूण कोष है। ये क्या है बच्चों? भ्रूण कोष है। भ्रूण कोष है तो भ्रूण कोष में हमने ये बताया था यहाँ पे पाई जाएंगी ध्रुवीय कोशिकाएं। क्या हो गया बेटा? ये ध्रुवीय कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी? ध्रुवीय कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी? ध्रुवीय कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं पहले से ही द्विगुणित होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं और दोनों ही केंद्रक अगुणित होते हैं। तो जब दो अगुणित केंद्रक एक साथ रहते हैं तो वह क्या हो जाएंगे? द्विगुणित अर्थात गुणित कोशिका का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे होती है मुख्य कोशिका, ठीक है। और ये मुख्य कोशिका होती है और ये दोनों जो साइड होती है वो क्या होती है? सहायक कोशिका। तो ये होती है मुख्य कोशिका। क्या होती है? मुख्य कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद ये साइड वाली क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका कहलाती हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से ऊपर भी समूह कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो हमने ये बताया था जब पराग नली आती है, पराग नली से जो नर युग्मक केंद्रक निकलते हैं तो नर युग्मक केंद्रक कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। 2 में से एक मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेगा। चलो इसको हटा देते हैं, इसने मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न कर ली। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा गति करके ध्रुवीय कोशिका के पास पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? ध्रुवीय कोशिका के पास पहुंच जाता है और ध्रुवीय कोशिका के साथ जुड़ जाता है। कहां? ध्रुवीय कोशिका के साथ जुड़ जाता है अर्थात संयुग्मित हो जाता है, मिल जाता है, संयुग्मन कर लेता है। तो इससे होगा क्या कि यह कोशिका पहले द्विगुणित थी, अब त्रिगुणित हो गई। क्या हो गई? त्रिगुणित हो गई बच्चों। क्या हो गई? त्रिगुणित हो गई। तो जब ये त्रिगुणित हो जाती है तो ये किसका निर्माण कर लेगी? ये निर्माण कर लेगी भ्रूण पोष का। किसका निर्माण कर लेगी बच्चों? भ्रूण पोष का निर्माण कर लेगी। ये भ्रूण पोष जो होता है यह वृद्धिशील भ्रूण को या फिर जो भी कणखा निकलता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो यानी कि जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? भ्रूण वृद्धिशील भ्रूण को या फिर अंकुरण के समय पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये कौन करता है? भ्रूण पोष करता है। अब भ्रूण पोष बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। पहला होता है कोशिकीय भ्रूण पोष। क्या होता है? कोशिकीय भ्रूण पोष। क्या होता है बच्चों? कोशिकीय भ्रूण पोष होता है, ठीक है। तो कोशिकीय भ्रूण कोष क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। कोशिकीय भ्रूण कोष क्या होता है? अच्छा ये बताइए, ये कोशिका थी, ठीक है, थोड़ा इसको इसमें वृद्धि करा देते हैं। ये कोशिका थी, अब ये बच्चों क्या हो गई है? त्रिगुणित हो गई है। तो अब तीनों केंद्रक एक साथ मिल गए हैं। तीनों केंद्रक एक साथ मिलने के बाद बच्चों क्या करेंगे? विभाजन की क्रिया संपन्न करेंगे। अब जब केंद्रक में विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है? केंद्रकों में विभाजन हो रहा है, तो ये इसमें जो केंद्रक बनेंगे, जो नए केंद्रक बनेंगे, वो अपने चारों ओर इसमें उपस्थित कोशाद्रव्य की सहायता से अपने चारों ओर झिल्ली का निर्माण कर लेंगे, अर्थात भित्ति का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? झिल्ली या फिर भित्ति का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे बच्चों? झिल्ली या फिर भित्ति का निर्माण कर लेंगे। और जब ये भित्ति का निर्माण कर लेंगे बच्चों, तो ये भी कोशिका बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कोशिका बन जाएंगे। तो इस प्रकार इनमें जो कोशिकाएं बनी, उनके द्वारा वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान होने लगा। किनके द्वारा? इन कोशिकाओं के माध्यम से वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान प्राप्त होने लगा। तो वो क्या कहलाएगा? कोशिकीय भ्रूण पोष, अर्थात हम कह सकते हैं भ्रूण पोष में उपस्थित कोशिकाओं से अगर भ्रूण को पोषण प्राप्त होता हो
तो वह कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। उसके बाद बच्चों आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या आता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या आता है बच्चों? केंद्रकीय भ्रूणपोष आता है। क्या आता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष आता है। ठीक है, तो देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों, ये एग्जाम के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मिनिमम 2 नंबर का पूछेगा, मिनिमम 2 नंबर का। क्या? मिनिमम 2 नंबर का। अगर भ्रूणपोष तथा इसके प्रकार पूछ लिया आपसे तो मेरे हिसाब से ये 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कम बनेगा। ठीक है, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष जानते हैं तो बच्चों अभी हमने कहा कि देखिए इसमें क्या होता है। ये मुख्य केंद्रक था, इस केंद्रक का विभाजन हुआ तो ढेर सारे क्या बने? केंद्रक बने। तो होता क्या है बेटा, केंद्रकीय भ्रूणपोष में केवल केंद्रकों की संख्या में वृद्धि होती है और ये जो केंद्रक बनते हैं, केंद्रक विभाजन से ये केंद्रक बनते हैं, इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता? भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये जो अपने चारों ओर झिल्ली का निर्माण नहीं करते हैं। किसका निर्माण नहीं करते हैं? झिल्ली का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? केंद्रक कहलाएंगे। जब इनके चारों झिल्ली का निर्माण हो जाएगा तो ये कोशिका कहलाएंगे। और जब केंद्रक ही, केवल केंद्रक ही यहां बचे हैं तो इन केंद्रकों के द्वारा अगर विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है तो वो कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। उसके बाद देखो बेटा होता है हेलोबियल। क्या? हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या होता है? हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष बच्चों क्या होता है? हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है? देखो अभी हमने क्या बोला कि भैया केंद्रक होगा, केंद्रक के बाद कोशिकाएं बनेगी, केंद्रक के बाद क्या बनेगी? कोशिकाएं बनेगी। अब देखो क्या हो रहा है, प्रथम केंद्र की अर्धसूत्री विभाजन या भी प्रथम केंद्र की विभाजन के पश्चात, यानी कि इसमें प्रथम केंद्र की विभाजन हुआ, ठीक है, 4 केंद्रक बने। अब ये अपने चारों किसका निर्माण कर लिए? भित्ति का निर्माण कर लिए। अब ये भित्ति का निर्माण करने के पश्चात होगा क्या बच्चों की जब इनमें पुनः विभाजन होगा तो इनमें होता क्या है कि इनकी जो अन्य केंद्रक बनेंगे, जो अन्य अगले केंद्रक बनेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये केंद्रक था, इसमें विभाजन हुआ तो ढेर सारे केंद्रक बन गए। मान लेते हैं हम 4 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए? 4 केंद्रक बन गए। अब ये अपने चारों किसका निर्माण कर लिए? भित्ति का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए बच्चों? भित्ति का निर्माण कर लिए। अब भित्ति के निर्माण के पश्चात होता क्या है कि ये जो केंद्रक हैं इनमें पुनः विभाजन होता है। क्या होता है? पुनः विभाजन होता है। तो होगा क्या बच्चों कि जब इनमें पुनः विभाजन होगा तब ये जो केंद्रक अंदर बन रहे हैं, जो नए केंद्रक अंदर बन रहे हैं, उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? कोशिका भित्ति का। इस प्रकार ये एक बार कोशिका भित्ति बनी, दोबारा कोशिका भित्ति नहीं बनी। अर्थात कोशिका तथा केंद्रकों के माध्यम से, कोशिका तथा केंद्रकों के माध्यम से या फिर इनके मध्य से जब भ्रूण, विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं हेलोबियल भ्रूण पोष। क्या कहते हैं? हेलोबियल भ्रूण पोष। तो बच्चों इसको जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये चाहे 1 नंबर में पूछेगा या फिर 2 नंबर में, या तो सीधा आपसे पूछ ले जाएगा कि हेलोबियल भ्रूण पोष पर टिप्पणी करिए। क्या करिए? टिप्पणी करिए। चलिए बच्चों फिर आगे हम आपको समझाते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। किसका निर्माण कैसे होता है? बीज का निर्माण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है। बच्चों जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है हमने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट अब तक था सब बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं बीज का निर्माण कैसे होता है। क्या? बीज का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में बीज होता क्या है। क्या वास्तव में बीज होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले बीज क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? तो बच्चों एकदम सीधा सा आंसर है कि एक परिपक्व बीजांड ही, क्या एक परिपक्व बीजांड ही बीज होता है। क्या? एक परिपक्व बीजांड ही बीज होता है। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि जो बीजांड होता है बच्चों वही सूख कर क्या, वही सूख कर बीज का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? बीज का निर्माण कर लेता है। तो बीज देखिए क्या होता है, एक परिपक्व बीजांड, एक परिपक्व बीजांड क्या है? एक परिपक्व बीजांड, एक परिपक्व बीजांड क्या होता है? बीज होता है। एक परिपक्व बीजांड बीज होता है। अब बात यह आती है कि एक परिपक्व बीजांड बीज होता है, लेकिन ये बनेगा कैसे? तो चलिए समझते हैं बच्चों। ये क्या था? बीजांड था। क्या था ये? बीजांड था। बीजांड में दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? और ये क्या होता है? बीजांड कोष होता है या फिर भ्रूण कोष होता है। बीजांड में दो आवरण होते हैं। तो बीजांड के ये जो आवरण होते हैं बच्चों, क्या ये दोनों जो आवरण होंगे यह सूख कर क्या, यह सूख कर किसका निर्माण कर लेंगे? कवच का निर्माण कर लेंगे। कवच अर्थात बीज आवरण का निर्माण। क्या? अर्थात बीज आवरण का निर्माण। कवच किसे कहेंगे? बीज आवरण को क्या कहेंगे? कवच कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बीजांड द्विआध्यावरणीय है यानी कि बाइटेगमिन है, तो बाइटेगमिन में दो कवच का निर्माण होगा। एक कवच अंदर वाला पतला होगा, बाहर वाला कठोर तथा मोटा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बीजांड होगा वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बच्चों हम आपको समझाते हैं कि बीज के निर्माण में पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। बीज निर्माण के समय पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम आपको बीज तथा फल के निर्माण एक साथ बता देते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या जान लेते हैं? फल क्या होता है। क्या जान लेते हैं? फल क्या होता है। आपको पता है कि फल क्या होता है? फल एक्चुअल में होता क्या है? फल एक परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है? परिपक्व बीजांड होता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि फल जो होता है बेटा वह बीजांड भित्तियों से बनता है। किससे बनता है? बीजांड भित्तियों से बनता है। तो हम इसमें बीजांड भित्तियों से नहीं बनता। फल जो होता है क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है। क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है। और जो फल की भित्ति होती है बच्चों वह परिपक्व अंडाशय से बनती है, यानी अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। क्या होती है? अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो चलो समझते हैं फल के निर्माण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं पुष्प में, और बीज के निर्माण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चलो समझते हैं। पुष्प का जो दल होता है बेटा बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। क्या? बाह्य दल या सूख कर गिर जाता है। क्या? या सूख कर गिर जाता है। क्या? सूख कर गिर जाता है। सूख कर गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद दल भी क्या होता है बच्चों? दल भी क्या हो जाता है? सूख कर गिर जाता है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है पुंकेसर। क्या आता है? पुंकेसर आता है। पुंकेसर क्या होता है बच्चों? पुंकेसर में क्या क्या पाया जाता है? पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु। ठीक है। परागकोश तथा पुतंतु। तो जो पुंकेसर होता है बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? यह भी सूख कर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या? सूख कर गिर जाएगा, गिर जाता है। सूख कर क्या होता है बच्चों? सूख कर गिर जाता है। अब ठीक है, अब आगे की बारी आती है। अब जो होगा वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र भी बच्चों क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है। यानी कि सूख कर गिर जाती है या फिर सूख कर नष्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद होगा वर्तिका। क्या होगा? वर्तिका। वर्तिका भी क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है। वर्तिका भी क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। उसके बाद बात आती है अंडाशय भित्ति। क्या किसकी आती है? अंडाशय की। अंडाशय भित्ति की। अंडाशय भित्ति की बात आती है बच्चों। तो अंडाशय भित्ति किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल भित्ति में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल भित्ति में। तो आपको पता चला कि फल कैसे बनता है या फिर फल का निर्माण कैसे होता है। अंडाशय की भित्ति ही फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जिसको हम लोग खाते हैं। क्या? जिसको हम लोग खाते हैं वही होता है फल भित्ति। ठीक है। उसके बाद बच्चों बीजांड की बारी आती है। किसकी बारी आती है? बीजांड की।
बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि बीजांड का कौन सा भाग बीज की किस भाग का निर्माण करता है। तो बच्चों अब हम ये जान लेते हैं कि जो फल होता है, क्या जो फल होता है वो कैसे हो सकता है? भैया ये होता है अंडाशय, और अंडाशय के द्वारा बना फल यानी अंडाशय से बना फल जो होगा वह सत्य फल होगा। क्या होगा बच्चों? सत्य फल होगा। अब एक आपने पढ़ा होगा कि आभासी फल, क्या बच्चों? आभासी फल या फिर कूट फल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कूट फल क्या होता है या फिर आभासी फल क्या होता है, या एक नाम और से पुकारता है इसको असत्य फल। क्या? असत्य फल। क्या बच्चों? असत्य फल। आभासी, कूट तथा असत्य फल के नाम से किसको जाना जाता है या फिर ये क्या होते हैं? तो ठीक है, आभासी, कूट तथा असत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय द्वारा नहीं होता। जिनका निर्माण अंडाशय द्वारा बच्चों नहीं होता। तो अंडाशय के छोड़कर किनके द्वारा होता है? अंडाशय को छोड़कर बेटा इनका निर्माण पुष्पासन के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? पुष्पासन के द्वारा हो सकता है। पुष्पासन के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? पुष्पासन के द्वारा हो सकता है बच्चों। अब पुष्पासन के द्वारा भी हो सकता है, दल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दल भी हो सकते हैं। तो इनके द्वारा यानी कि अगर हम सीधी सी बात करें, अंडाशय को छोड़कर पुष्प किसी अन्य भाग को या फिर किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण हो रहा है, तो उन फल को क्या कहेंगे? आभासी फल या फिर कूट फल या फिर असत्य फल के नाम से जाना जाएगा। इसका उदाहरण होता है बेटा सेब, क्योंकि सेब का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुष्पासन के द्वारा होता है। तो बच्चों इसलिए हमने आपको बता दिया कि कैसे पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन के कारण क्या फल बनता है और कब बीज बनता है। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके आगे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता रहे हैं कि इसके आगे आखिर कौन कौन सी हेडिंग है या फिर कौन कौन सा टॉपिक है जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं बच्चों, इसके आगे आता है अनिषेक जनन। क्या आता है? अनिषेक जनन आता है। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन बच्चों क्या होता है? अनिषेक जनन बच्चों क्या होता है? अनिषेक जनन में आपने ये सुना है भैया, जब निषेचन के आगे आ लग जाए, क्या? निषेचन के आगे आ लग जाए तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं बिना निषेचन के। क्या? बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया या फिर फल या बीज निर्माण की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। क्या? बिना निषेचन के भ्रूण, फल या बीज निर्माण की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। याद रहेगा बच्चों। इसके बाद आता है असंग जनन। क्या आता है? असंग जनन आता है। क्या आता है बच्चों? असंग जनन आता है। क्या आता है? सॉरी, क्या आता है बच्चों? असंग जनन आता है। तो असंग जनन क्या होता है? असंग जनन क्या होता है बच्चों? असंग जनन जो होता है, असंग जनन की खोज हुई थी 1908 में। किसने की थी? विंकलर ने की थी। किसने की थी बच्चों? विंकलर ने की थी। तो इस प्रकार के जनन में होता क्या है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के, क्या? बिना अर्धसूत्री विभाजन, क्या? अर्धसूत्रीय विभाजन। क्या बच्चों? बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के भ्रूण निर्माण की क्रिया, क्या? भ्रूण निर्माण की क्रिया असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूण निर्माण की क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? विंकलर ने की थी 1908 में। याद रहेगा बच्चों? तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं? 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों आती है बहुभ्रूणता। क्या बच्चों? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? अगर आप में से किसी को पता है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। बहुभ्रूणता की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1719 में बच्चों। कब की थी? 1719 में ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीजों को देखकर बहुभ्रूणता की खोज की, यानी कि संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। इन्होंने क्या बताया था? एक ही बीजांड में, किसमें? एक ही बीजांड में अन्य कारणों से एक से अधिक भ्रूण निर्माण की क्रिया या फिर बीज निर्माण की क्रिया, भ्रूण के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? बहुभ्रूणता कहलाती है। तो बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो यहां से समाप्त होता है। क्या बच्चों? वो यहां से समाप्त होता है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर हमसे छूट गया तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज हमसे छूट गया है, शायद एक बच्चा कोई कमेंट किया था या फिर हम बता रहे हैं, वो था बच्चों परागकोश। क्या था बच्चों? परागकोश। क्या था? परागकोश। क्या था? परागकोश। तो आप जरा परागकोश समझ लीजिए कि परागकोश होता क्या है। परागकोश जो होता है बच्चों, वह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। क्या होता है बच्चों? पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। और इसका जो पुतंतु होता है बेटा, इसको दो पालियों में बांट देता है। क्या करता है? दो पालियों में बांट के रखता है। और जब ये बेटा दो पालियों में बढ़ता है तो इसके मध्य में ये जो भाग होता है, इसमें पाया जाता है संयोजी ऊतक। क्या पाया जाता है बच्चों? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक का काम होता है जोड़े रखना। क्या? जोड़कर रखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का कार्य होता है जोड़कर रखना, यानी कि क्या करता है? इसको जोड़कर रखता है। अब देखो हमने क्या बताया कि इसको दो पालियों में बांटता है, यानी कि एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये, एक पाली ये। कितनी पाली हो गई? दो पाली हो गई। प्रत्येक पाली में बेटा दो दो क्या होते हैं? पराग कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? दो दो पराग कोष्ठक होते हैं। ये देखो, ये बच्चों कितने हो गए? चार पराग कोष्ठक होंगे, क्योंकि एक और दो, दो इधर पराग कोष्ठक, एक दो, दो कोष्ठक इधर हो गए और दो कोष्ठक इधर हो गए। तो कितने पराग कोष्ठक हो गए? चार पराग कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? चार पराग कोष्ठक होते हैं। चार पराग कोष्ठक होते हैं एक पराग कोष में। अब हम इसको बता रहे हैं कि पराग कोष का परिवर्धन कैसे होता है। समानता शुरुआत में जो पराग कोष की कोशिकाएं होंगी बेटा, वो अंडाकार प्रतीत होगी, यानी इसकी संरचना जो होगी वो अंडाकार प्रतीत होगी। इसमें उपस्थित विभाज्योतक कोशिकाएं तथा इनमें उपस्थित कोशिकाओं के परिणत विभाजन के द्वारा, क्या? परिणत विभाजन के द्वारा पराग कोष का निर्माण होगा। तो पराग कोष का जो निर्माण होगा, तो पराग कोष का जो अनुप्रस्थ काट होगी बेटा, उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, वो कुछ ऐसे बनता है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि जो मध्य में उपस्थित होता है वह कोशिका चार केंद्रकों में विभाजित हो जाएगी। कितने केंद्रकों में? चार केंद्रकों में। और चारों अलग अलग दिशा में पहुंच जाएंगे। चारों जब अलग अलग दिशा में पहुंच जाएंगे तो ये किसका निर्माण कर लेंगी? परागधानी का निर्माण कर लेंगी। हाँ, और एक खास बात, पराग कोष्ठक को और किस नाम से जानते हैं? परागधानी के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? परागधानी के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे मध्य में ये पाया जाएगा बच्चों, ये पाया जाएगा कलेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाएगा? संयोजी ऊतक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इन सबको क्या करते हैं बच्चों? जोड़ के रखता है। संयोजी ऊतक के साथ एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बंधन पाया जाता है, यानी कि गट्ठर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं संवहन पूल। क्या कहते हैं बेटा? संवहन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन पूल कहते हैं। संवहन पूल को कैसे परिभाषित करेंगे? संवहन पूल पराग कोष में उपस्थित है कोशिकाओं का समूह होता है, जिसका काम होता है पोषण को चारों कोष्ठकों तक पहुंचाना। किसको? पोषण को चारों परागधानियों तक पहुंचाना, यानी कि हम कह सकते हैं चारों पराग कोष्ठकों तक
पोषण पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? संवहन पूल करेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वस्कुलर बंडल। और ये यहाँ पे मध्य में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बेटा? हर जगह संयोजी ऊतक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक इसको सबको एक साथ जोड़कर रखता है। क्या कर रखता है? जोड़कर रखता है। अब बच्चों मध्य में ये जो भाग था ये क्या होता है? यही तो होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु। और पुतंतु नीचे किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से जुड़ा रहेगा, जिससे कि परागकोश अपनी जगह पे अपनी स्थिति बनाए रखे। तो ये था बच्चों परागकोश की संरचना। परागकोश में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। हाँ, एक चीज और होता है, ये जो परागधानियां होती हैं इनके कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है, जिसे कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम। टैपिटम बच्चों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में पूछता है, 1 या 2 नंबर में पूछता है। तो टैपिटम को हम कह सकते हैं परागधानी में उपस्थित ऐसी कोशिकाओं का समूह। क्या? परागधानी में उपस्थित ऐसी कोशिकाओं का समूह जो पराग कणों अथवा लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो लघु बीजाणु तथा लघु बीजाणु कोशिकाओं को, लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? टैपिटम कोशिका कहते हैं। याद रहेगा बच्चों। तो आज से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हमारे हिसाब से हमने बेटा आपको अपना बेस्ट दिया है। तो अब आप परीक्षा में अपना बेस्ट दीजिए और बायो में 90+ मार्क्स लाइए। कितना? 90+ मार्क्स लाइए, ताकि आपके घर वाले कह सकें वास्तव में हमारे बच्चे ने कुछ पढ़ा लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय श्री राम। ठीक है।